दोस्तों अभी अभी बाजार से काफी इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है। पहले तो यूएस और चाइना की हम बात करेंगे। यूएस और चाइना के बीच में कुछ तो चल रहा है जो कि इंडियन मार्केट्स के लिए काफी नेगेटिव हो सकता है। इसके अलावा मार्केट्स के अंदर इतना कुछ हमें देखने को मिल रहा है। लास्ट 2 दिनों के अंदर सोने और चांदी के अंदर क्या हुआ है तो आप सभी को पता है। गोल्ड और सिल्वर के अंदर इतनी ज्यादा भयंकर वॉलेटिलिटी ना आज तक कभी किसी ने देखी थी और हो सकता है ना आगे जाकर हम कभी देखें। तो एक्चुअल में एक हिस्टोरिक मूवमेंट चल रहा है जिसे अभी हम जी रहे हैं। अभी इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि सोने और चांदी में क्या करना चाहिए और क्या फ्यूचर इसका हमें नजर आ रहा है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो टाटा पावर, येस बैंक और हिंदुस्तान जिंक जैसी काफी बड़ी कंपनीज की तरफ से काफी बड़े अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और कल सभी ने देखा था 1 फरवरी बजट का दिन था, संडे का दिन था, बाजार खुला था और बजट जो एक्सपेक्टेड था वो नहीं आया तो बाजार ने काफी बड़ा फॉल हमें दिखाया। और आज मंडे के दिन बाजार ने काफी शानदार रिकवरी भी दिखाई। तो सबकी ना हालत ऐसी हुई है कि ये बाजार में क्या हो रहा है, सब कुछ डिटेल में समझते हैं, ये जानेंगे बाजार में अभी क्या चल रहा है। एफआईआई और डीआईआई के डेटा को भी देखेंगे जिससे हमें ये पता चल जाएगा एफआईआई खरीदारी कर रहे हैं या नहीं और डीआईआई इस समय मार्केट में क्या कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपको डिस्क्लेमर दे देते हैं, ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। और अब आते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम एफआईआई और डीआईआई के डेटा के साथ में। हम लास्ट एक हफ्ता पकड़ते हैं, ज्यादा नहीं, 23 जनवरी से इस डेटा को हम स्टार्ट करते हैं। 23 जनवरी को एफआईआई ने 4100 करोड़ रुपए का माल बेचा, तुरंत डीआईआई ने खरीद लिया। एफआईआई ने बेचा, डीआईआई ने खरीदा, नेट क्लोजिंग फ्लैट हुई, मतलब कोई माल नेट नहीं बिका है, ना ऐड हुआ। फिर आता है 27 जनवरी, क्योंकि 24, 25, 26 की छुट्टी थी। 27 जनवरी को क्या हुआ, एफआईआई ने फिर 3000 करोड़ रुपए का माल बेचा। उसके बाद तुरंत डीआईआई ने 9000 करोड़ रुपए का माल बेचा। डीआईआई इस स्टैंस में खेल रहा था, एफआईआई जितना माल बेचेंगे वो तो हम खरीद ही लेंगे और मार्केट हमें अच्छा लग रहा है तो और माल हम हमारा खरीदेंगे। इसके बाद 28 तारीख को क्या होता है, एफआईआई ने भी थोड़ी नेट बाइंग करी और डीआईआई ने 3300 करोड़ रुपए की बाइंग करी यहाँ पे। उसके बाद 29 जनवरी एफआईआई ने थोड़ा बहुत माल बेचा, मेजर डीआईआई की तरफ से बाइंग आई। और अभी लास्ट 2 दिनों यानी कि 30 जनवरी और 1 फरवरी को हम देखें तो एफआईआई ने खरीदारी करी है जबरदस्त, डीआईआई ने थोड़ी बहुत सेलिंग करी है। नेट देखा जाए बाजार के अंदर बड़ी खरीदारी चल रही है। डीआईआई द्वारा आप देखेंगे काफी अच्छा इनफ्लो बना हुआ है, मार्केट्स के अंदर काफी अच्छा पैसा डीआईआई द्वारा आ रहा है। और अभी एफआईआई का भी वापस से इंटरेस्ट इंडियन मार्केट्स में बनता देखने को मिल रहा है, जो कि हमारे मार्केट्स के लिए काफी अच्छा है। यहाँ पे हम बात करते हैं यूएस और चाइना के बीच में क्या चल रहा है और इंडियन मार्केट्स को किस हिसाब से इंपैक्ट कर सकता है। रिसेंटली हमने देखा था ट्रंप ने जो है फेडरल गवर्नमेंट के अंदर कुछ चेंजेस करे हैं, फेड रिजर्व के अंदर कुछ चेंजेस करे हैं। जहां पे पहले यहाँ पे पोवेल जी थे जिनका अब रिटायरमेंट पीरियड होने वाला है, सभी को पता है। तो इन्होंने एक नया फेड चेयरपर्सन अनाउंस कर दिया है एंड उसकी जो हिस्ट्री है इतनी अच्छी नहीं है मार्केट्स को लेकर के और इंटरेस्ट रेट को लेकर के, इसलिए मार्केट्स ने उसको थोड़ा सा नेगेटिव लिया। क्रिप्टो मार्केट और इवन आप देखेंगे कमोडिटी मार्केट के अंदर भी एक बड़ी गिरावट आई थी। तो अभी देखना यह है कि ये जो नए चेयरपर्सन अब आएंगे, ऑनबोर्ड होंगे, ये किस हिसाब से मार्केट्स को कहां ले जाते हैं, इनके हाथ में काफी कुछ होगा। इसके अलावा अगर मैं चाइना की बात करूं तो ट्रंप ने ऑलरेडी चाइना पे 100% का एक नया टेरिफ लगा दिया है, जिस वजह से चाइना की जो गुड्स हैं वो काफी एक्सपेंसिव हो चुके हैं यूएस के अंदर और ग्लोबल सप्लाई चेन भी चाइना की डिस्टरप्ट हो रही है। अब इससे जो है इंडियन एक्सपोर्टर्स की कॉस्ट भी हमें बढ़ती देखने को मिलेगी। तो चीज है इस समय ग्लोबल इकोनॉमिक्स वाइज अगर आप देखें तो उतनी अच्छी नहीं दिख रही है। अब आते हैं जरा गोल्ड और सिल्वर की भी बात कर लेते हैं। जब इतना आगे हम आई गए हैं, मार्केट में इतना कुछ हो रहा है, सारे डायनामिक्स को हम कवर कर रहे हैं, तो गोल्ड और सिल्वर को क्यों छोड़ना है। देखिए गोल्ड जो है 1,85,000 पर 10 ग्राम्स तक पहुंच गया था और वहां से हमें आज का लो बताऊं आपको 1,30,000 रुपए, लगभग 55,000 रुपए का फॉल केवल 48 घंटे 2 दिनों के अंदर सोने ने हमें दिखाया है। एक्चुअल में इतना बड़ा मूव बहुत रेयर ही हमें हिस्ट्री में कहीं देखने को मिला था। अभी फिलहाल गोल्ड में क्या करना चाहिए, एज पर दी एक्सपर्ट्स 1,45,000 पे एक सपोर्ट जोन है, वापस से 1,30,000 की डिप मारने के बाद 1,45,000 तक गोल्ड आ चुका है। लेकिन अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूं, देयर इज अ चांस कि 1,10,000 और 1,15,000 तक के लेवल्स भी हमें देखने को मिल जाएं, तो इस चीज पे ध्यान देना। अब लगे हाथ सिल्वर की बात करते हैं। देखिए सिल्वर पे हर कोई कह रहा था 2.5 लाख का मेजर सपोर्ट है, बहुत अच्छा सपोर्ट है सर। 2,25,000 का लो आज लग चुका है। आप यूएस के सिल्वर को कैलकुलेट करके देख लेना, 2,33 पे 2,33,000 पे तो इंडियन एमसीएक्स पे सर्किट लग गया था, तो नीचे जाने ही नहीं दिया चांदी को, फिर बाइंग आई तो ऊपर लेके गई। चीजें
रोकी जा रही हैं कि ये जितने मेटल्स गिर रहे हैं ना इनको थोड़ा कंट्रोल करा जा सके, लेकिन फिर भी फॉल भयंकर हो रहा है। अभी चांदी ने थोड़ा बहुत रिकवरी दिखाई है, 265 270 तक आ चुकी है, लेकिन अभी भी यहाँ पे थोड़ा फॉल एक्सपेक्टेड है। हो सकता है एक थोड़ा सा ऊपर का मूव आ जाए गोल्ड और सिल्वर में, फिर फर्दर फॉल हमें देखने को मिले, क्योंकि मार्केट में इस समय काफी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, काफी बढ़िया सेलिंग हुई है और पैनिक सेलिंग भी ट्रिगर हुई है। तो चीजें इतनी आसानी से शांत नहीं होंगी और बड़ी गिरावट आ सकती है। अब आते हैं कुछ मार्केट की कंपनीज की बात करते हैं। देखिए बीएससी हो गया, एंजल वन हो गई और बाकी जितने भी ब्रोकरेज कंपनीज हैं, कैपिटल कंपनीज हैं, इन सब के अंदर जो है गिरावट आई थी बजट के दिन, क्योंकि सभी को पता है एसटीटी सरकार ने इंक्रीज करा था, जिस वजह से जो भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड कंपनीज हैं सब में बड़ी गिरावट आई थी। लेकिन अब जेफरीज ने ना आज एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि एसटीटी का जो हाइक है ना, मतलब जो एसटीटी बढ़ाया गया है, ये लॉन्ग टाइम फ्रेम पर, यानी कि एक लॉन्गर फ्रेम के ऊपर कंपनीज को ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा और मार्केट को भी ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा। और इस स्टेटमेंट के बाद बीएससी, एंजल वन जैसी तमाम कंपनीज जो है 4% तक की एक रैली आज हमें करती देखने को मिली। अगली कंपनी की ओर बढ़े, अगली खबर की ओर बढ़े, तो ये जो है हमारा डिफेंस बजट है। देखिए डिफेंस बजट यहाँ पे बढ़ा करके 7.85 लाख करोड़ कर दिया गया है और केपेक्स जो है 2.31 लाख करोड़ कर दिया है। केपेक्स क्या है? जो नए हथियार या फिर नए एमिनिशंस इंडिया खरीदेगा, ये उसका बजट है। अभी ये इतना अच्छा नहीं है बिकॉज एक्सपेक्टेड था 30% का इंक्रीज डिफेंस सेक्टर में, लेकिन 21% का इंक्रीज हमें देखने को मिला है, जिस वजह से अगेन डिफेंस कंपनीज में भी एक बड़ी गिरावट आई है। अगली खबर की ओर चलते हैं, उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा। देखिए वीडियो के अंदर अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो कुछ ना कुछ तो अच्छा लग ही रहा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बिकॉज ऐसे लेटेस्ट वीडियोस आपको डेली देखने को मिलते रहेंगे। अब आते हैं अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। ये जो खबर है वही है, पहले तो डिफेंस कंपनीज बीडीएल, एचएएल सब के अंदर लगभग 5% तक की गिरावट आई थी और कहीं ना कहीं ब्रोकरेज फर्म्स भी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत ये कंसोलिडेट कर लें, उसके बाद ही बाउंस बैक हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे यूनियन बजट 2026 के अंदर रेन्यूएबल एनर्जी को लगभग 32,914 करोड़ रुपीस का एलोकेशन मिला है, बढ़ा दिया गया है। और पीएम सूर्य घर की जो स्कीम है उसके अंदर लगभग 22,000 करोड़ रुपीस का एलोकेशन सेट करा गया है, जो कि अगेन काफी अच्छी बात है। तो रेन्यूएबल एनर्जी कंपनीज पे नजर रखना, स्पेशली हम वारे एनर्जीज पे फोकस रखेंगे और प्रीमियर एनर्जीज पे फोकस रखेंगे। अगली खबर जो है एनएसडीएल, लेंसकार्ट और ऐसी तमाम और कंपनीज की तरफ से आ रही है जिन्होंने इस टाइम की ड्यूरेशन में अपने आईपीओ डेब्यू करे थे। देखिए एनएसडीएल और लेंसकार्ट दो बड़े नाम मैं लूंगा, छोटी कंपनीज की बात नहीं करूंगा। ये जो दो कंपनीज है ना, इन्होंने रिसेंटली अपने आईपीओ करे हैं। अब आईपीओ के अंदर क्या होता है, जो प्री आईपीओ इन्वेस्टर होते हैं ना, मतलब जो आईपीओ से पहले पैसा लगाते हैं, जो प्रमोटर्स होते हैं, उन सभी के जो शेयर्स होते हैं वो लॉक इन होते हैं। 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, अलग अलग टाइम फ्रेम्स में लॉक इन होते हैं। अब नेक्स्ट वीक, मतलब ये जो अभी वीक चालू हो चुका है, 2 फरवरी से मंडे लग चुका है, वाला हफ्ता जो चालू हो चुका है, इस हफ्ते के अंदर लगभग लेंसकार्ट और एनएसडीएल को मिला करके, कुछ छोटी कंपनीज को मिला करके 30,000 करोड़ रुपए के वर्थ के शेयर्स अनलॉक होने वाले हैं, यानी कि फ्री होने वाले हैं। जो लॉक इन में थे अब वो फ्री हो जाएंगे, तो इससे मार्केट के अंदर वॉल्यूम ट्रिगर हो सकता है, सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हो सकता है। तो लेंसकार्ट और एनएसडीएल पे खास नजर रखना। एनएसडीएल के इन्वेस्टर्स तो मैं जानता हूं काफी दुखी होंगे, पहले से ही उनकी आप कह सकते हैं जो भरे हुए घाव हैं वो जो घाव है वो भर नहीं पाए और यहाँ पे नया घाव होने की तैयारी हो रही है, तो ध्यान रखना एनएसडीएल के इन्वेस्टर्स। अगली खबर आ रही है फ्रंटियर स्प्रिंग्स की तरफ से। कंपनी का जो शेयर है आज थोड़ा सा अच्छा ही परफॉर्म किया था मार्केट में। बाकी अनाउंसमेंट पे आते हैं। कंपनी ने बोनस अनाउंस कर दिया है 2:1 के रेशियो से, मतलब इसका एकदम साफ है, 1 शेयर अगर आपके पास इस कंपनी का है, 2 शेयर का आपको बोनस मिलेगा। आपका जो 1 शेयर है वो 3 शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, चाहे जितने मर्जी शेयर हो, हर एक शेयर पे यू विल बी गेटिंग 2 न्यू शेयर्स एज अ बोनस। हर एक शेयर 3 शेयर में कन्वर्ट होगा। एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट अभी तक अपकमिंग में है बिकॉज रिसेंट टाइम्स का अनाउंसमेंट है। एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट आने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाद में जैसे ही अनाउंसमेंट आता है डेफिनेटली आई एम गोना अपडेट यू। अगली खबर आ रही है टाटा पावर की तरफ से। टाटा पावर के शेयर्स के अंदर लगभग 1.5% का जंप देखा गया, 359 रुपीस का क्लोजिंग था। टाटा पावर की तरफ से एक इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आ रही है। बेसिकली एक रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश करी गई है एलकेपी सिक्योरिटीज द्वारा, जहां पे एलकेपी सिक्योरिटीज ने टाटा पावर के शेयर पे एक रिपोर्ट पब्लिश करी है एंड इन्होंने इस रिपोर्ट के अंदर बताया कि आने वाला ये जो हफ्ता है ना, जो अभी स्टार्ट हो चुका है, इस हफ्ते के अंदर टाटा पावर से कोई बड़ा मोमेंटम ना एक्सपेक्ट करें तो अच्छा है। बेसिकली ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टाटा पावर एक 5
5 से 7% के रेंज के अंदर मूव करता देखने को मिल सकता है और कोई बड़ी तेजी या कोई बड़ी गिरावट के संकेत हमें नहीं देखने को मिल रहे। आप चाहें तो टाटा पावर पे नजर रख सकते हैं, बस इतना याद रखिएगा मेरी तरफ से कोई पर्सनल अपडेट या स्टेटमेंट नहीं है। जो रिपोर्ट इस ब्रोकरेज फर्म की तरफ से आ रही थी उसी को सिंप्लीफाई करते हुए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब आते हैं जरा अगले शेयर की ओर बढ़ते हैं। विल बी टॉकिंग अबाउट हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक का शेयर रफली आज 7.5% भागा था, 613 रुपए का क्लोजिंग था। लेकिन इससे पहले आपने देखा होगा बजट वाले दिन हिंदुस्तान जिंक सर गिरा भी 15-20% था। अब हिंदुस्तान जिंक ना कंपनी को आप छोड़िए, मैं बता रहा हूं यहाँ पे हो क्या रहा है। चांदी भागेगी हिंदुस्तान जिंक भागेगा, चांदी गिरेगी हिंदुस्तान जिंक गिरेगा। साफ सीधी सी बात है, चांदी से यानी कि सिल्वर से अभी कोरिलेट कर रहा है। तो ऐसे मार्केट के अंदर बेटर है 2 कदम पीछे ले लिए जाएं, एक बारी सब कुछ ठंडा हो जाए फिर ऐसी कंपनीज की तरफ हमें नजर डालनी चाहिए। कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, मैं चाहूं तो कवर कर सकता हूं, कुछ लेवल्स हैं उनको कवर कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं अभी हिंदुस्तान जिंक से आप थोड़ा दूर रहें। जिन्होंने ले रखा है, मैंने भी दिलवाया है काफी लोगों को, एंड जिन्होंने ले रखा है वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखें। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब 1.5-2 साल नहीं है, 6 से 7 महीने है। ठीक है, हिंदुस्तान जिंक अच्छी कंपनी है, लेकिन अभी जो है सिल्वर की वजह से एक काफी खराब माहौल हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा अभी पीछे चलेंगे हम। अब आते हैं, बात करते हैं अगले एंड लास्ट अपडेट की। विल बी टॉकिंग अबाउट येस बैंक। येस बैंक का शेयर लगभग 0.5% आज पॉजिटिव साइड क्लोज हुआ है, 21 रुपए 25 पैसे का हमारा क्लोजिंग था। येस बैंक की तरफ से एक इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आ रही है। एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से, जहां पे आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने येस बैंक के शेयर पे एक पॉजिटिव आउटलुक दिया है और एक अपर लेवल सेट कर दिया है 23 का। रफली 21 रुपए 25 पैसे से लेकर 23 रुपए का एक अपर लेवल है, जो कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट एक्सपेक्ट कर रहा है कि येस बैंक के शेयर्स में आने वाले दिनों में हमें देखने को मिले। आप चाहें तो येस बैंक पे नजर बना के रख सकते हैं, इवन अपने वॉच लिस्ट में भी ऐड कर सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा मेरी तरफ से कोई पर्सनल अपडेट या स्टेटमेंट नहीं है, जो रिपोर्ट बाजार से आ रही थी उसे ही कवर कर रहा हूं। अभी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज ऐसे लेटेस्ट वीडियोस आपको डेली बेसिस पे देखने को मिलते रहेंगे। अब चलिए मिलते हैं डायरेक्टली कल के एक अपडेटेड वीडियो के साथ में।